साथ साथ ट्राई करते जाएंगे और फिर यही काम आप खुद कर सकते हो। मैंने आपको कहा था खुद करने का मेरा नहीं ख्याल इतना ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये आपने एग्ज़ाम के एंगल से तैयार करना है। अब जब एग्ज़ाम के एंगल से तैयार करना है तो दैट मीन्स कि वो ऑप्शंस कौन सी कहाँ पे पड़ी हुई हैं, किस मेन्यू के अंदर क्या है, ये बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं बनिस्बत इसके कि आपको करना आता है। करना वैसे ज़रूर सीखो, वैसे तो काम आएगा ही आएगा, लेकिन वो नॉट रियली एग्ज़ाम के एंगल से ना। कहाँ छोड़ा था हमने? टेक्स्ट ग्रुप सिंबल्स, आई थिंक यहाँ पे डिज़ाइन रिबन पे। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। अच्छा, ये वो स्मार्ट आर्ट और वर्ड आर्ट था, जब इसको तो छोड़ दो, बात यहाँ से शुरू करो, ठीक है। तो हम अच्छा वो बाय द वे हम पढ़ कैसे रहे थे इसको? हम ऐसे पढ़ रहे थे कि हमने कहा था कि हमारे पास रिबन्स हैं, यानी ये जो हैं सारे ये रिबन्स हैं, तो ये होम का रिबन था, फिर इंसर्ट आ गया, ये इंसर्ट का रिबन है, फिर ड्रॉ आ गया, ये ड्रॉ का रिबन है, और हर रिबन के अंदर ये ग्रुप्स बने हुए हैं, जैसे ये फॉन्ट का ग्रुप है, ये पैराग्राफ का ग्रुप है। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो अ, कुछ ग्रुप्स के साथ ये छोटा सा एरो बना होता है, विच मीन्स कि यहाँ से आपको सारा उसकी उस ग्रुप की सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। मतलब कुछ यहाँ पे आइकॉन्स में पड़ी होती हैं ऑप्शंस, जहाँ पे ऑप्शंस ज़्यादा होती हैं वहाँ पे ये तुम्हें मिल जाता है। तो इसमें से हम चलते चलते अल्लाह भला करे आपका पहुँचे हैं ड्रॉप कैप के ऊपर। ड्रॉप कैप समझते हो क्या होता है? जिसने तस्वीर भी नहीं लगाई, जिसने तस्वीर भी नहीं लगाई। फिर हम ऐसा करेंगे कि हम उसको कर लेंगे। अच्छा जी, मेरे पास कोई एक पैराग्राफ भी उठा लें। तो ड्रॉप कैप वो होता है जो तुम किताबों में ज़्यादातर देखते हो। मैं तो करके दिखाता हूँ। ड्रॉप कैप ये होता है कि ये जो पहला लेटर है ना, जो फर्स्ट लेटर है पैराग्राफ का, उसको आप यूजली ड्रॉप करते हो, ठीक है। तो ये मिलता कहाँ पे है? ये इंसर्ट में मिलेगा मेरा ख्याल है। हम इंसर्ट के रिबन पे जाएंगे ना, तो ये हमें मिलता है। तो ये सेकंड रिबन है अब इंसर्ट का, ठीक है। इसमें से ये ऑप्शन है, ये है ड्रॉप कैप, लिखा हुआ है ड्रॉप कैप, ठीक है। तो इसको क्लिक करके कुछ भी कर दो, मतलब मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो ये जो कई दफ़ा किताबों में, वेबसाइट्स पे कहीं पे देखा होगा कि जो पहला लेटर होता है, जो कोई भी पहला लेटर होता है, वो इस तरह से ड्रॉप हुआ होता है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप कैप, ठीक है। तो मतलब ये एक लेटर है, आप कुछ भी, कोई भी लेटर हो सकता है, मतलब एम एम है, अगर माय नेम इज, एम को पकड़ो, ये सर फर्स्ट लेटर को यूजली ड्रॉप करते हैं और उसको ड्रॉप कर दो, तो वो लुक आपकी वो वाली बन जाती है जो मतलब आपने बुक्स में देखी होगी। दिस इज व्हाट ड्रॉप कैप इज, ठीक है। करके बस एक दफा देख लेना। सिंबल्स आपके लिए वैसे काम की चीज़ है एज स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें वो मतलब आप इक्वेशंस और इस तरह की चीज़ें लिख सकते हो। वैसे आपको लिखनी नहीं चाहिए इसमें ऑनेस्टली, क्योंकि वो आपको मैथ टाइप यूज़ करना चाहिए। आपको असूली तौर पे मैथ टाइप यूज़ करना चाहिए और वहाँ से कॉपी पेस्ट करके वर्ड के अंदर लाना चाहिए। लेकिन अगर वर्ड के अंदर करना चाहो तो कर सकते हो, है ज़रा काम ज़रा मुश्किल है। ये है किधर? ये दोबारा वही इंसर्ट का रिबन, रिबन याद रखा करो, इंसर्ट का रिबन है और उसमें ये सिंबल है, ठीक है। तो सिंबल पे क्लिक करोगे तो ये कुछ निशान है जो अगर लगाने हुए, अब ये लिटरली इसी तरह है कि बस उस पर क्लिक कर दो और वो लग जाएगा। कि ये बीटा का निशान मैंने लगाया किसी सिंपल, जैसे साइन की इक्वेशन है तो साइन बीटा इज इक्वल टू कुछ इस तरह से अगर लगाना चाहो। और इक्वेशन एडिटर वो है जहाँ पे एक्चुअली इक्वेशंस पूरी की पूरी तुम टाइप कर सकते हो। अच्छा, ये तुम्हें बनी बनाई भी मिल जाती हैं, तुम खुद भी बना सकते हो और तुम वेब से भी ले सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली इंसर्ट करता हूँ तो ये मतलब जिस तरह से मैथ टाइप में नहीं होता कि वो मतलब तुम इक्वेशन एडिटर के अंदर आ गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टाइप कैसे करोगे? तो अगर मैं पाई को डिलीट करता हूँ तो कीबोर्ड से आप पाई नहीं बना सकते, ये प्रॉब्लम है। तो वो आपको इधर जाके सिंबल्स में ढूंढ के फिर वो करना पड़ेगा। पॉइंट ये है कि तुम अगर मैथमेटिकल इक्वेशंस इसके अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हो वर्ड के अंदर, तो तुम कर सकते हो। वो ये इंसर्ट के मेन्यू में ये दो सिंबल्स तुम्हारे काम आएंगे, इक्वेशन और सिंबल, ठीक है। लेकिन अगेन आपके लिए रिकमेंडेड जो है वो वही है कि आप उससे करो, एक उससे मैथ टाइप से।
ये ड्रॉप कैप की तस्वीर आ गई और फिर वो इक्वेशन एडिटर की। डिज़ाइन रिबन इंटरेस्टिंग है, ये सबको यूज़ करना चाहिए। ये वाला रिबन है, डिज़ाइन का रिबन, ठीक है। अच्छा, ये खेल के थोड़ा सा पता चलता है कि मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट का जो स्टाइल है उसको तब्दील कर सकते हो। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसको कहता हूँ कि ये अप्लाई हो जाए। ये है ही नहीं अवेलेबल, क्यों नहीं अवेलेबल? अच्छा, मैं फॉर्मेटिंग देखना चाह रहा हूँ, मुझे मिल नहीं रही। अच्छा सॉरी, मैं ये ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अगेन वो अप्लाई नहीं हो रही, क्यों नहीं अप्लाई हो रही? खैर बहरहाल ये वो हैं थीम्स एंड डिज़ाइंस हैं जो डॉक्यूमेंट के तुम्हारे बने बनाए कुछ डिज़ाइंस होते हैं। अ, बड़े गंदे क्वेश्चन हैं इसमें से, इसके नाम पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब थीम्स के नाम ये लिखे हुए हैं, ये किसी को भी नहीं आते होंगे, मैं नहीं मानता कि ये किसी को भी याद होंगे। तो प्लीज़ किताब को इस तरह से करना कि तुमने एग्ज़ाम देना है, मतलब नॉट कि तुम्हें करना आता है, ठीक है, वो बात नहीं है। अच्छा, अब इसमें ये सारी और ऑप्शन है, स्टाइल सेट, कलर्स, फ़ॉन्ट्स, देखते हैं एक-एक करके। तो एक तो ये है कलर्स, ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। कलर्स पे लेके जाओगे, लेकिन कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रही, कुछ सिक्योरिटी लगी हुई है, कुछ लगा हुआ है। अ, सेलेक्ट नहीं अप्लाई हो रही, कोई डिज़ाइन रिबन में मेरे को प्रॉब्लम है कि वो कोई भी ऑप्शन अप्लाई नहीं हो रही। तो कलर्स कलर्स हैं, फ़ॉन्ट्स फ़ॉन्ट्स हैं, पैराग्राफ स्पेसिंग हमने उस दिन भी देखी थी, नहीं हम लाइन स्पेसिंग देखी थी। लाइन स्पेसिंग क्या थी कि वो इसको मतलब ये लाइन्स के दरमियान में स्पेस क्रिएट कर रही थी। पैराग्राफ स्पेसिंग जो है वो सिंपली पैराग्राफ के स्पेस के दरमियान में स्पेस क्रिएट करेगी, ठीक है। अच्छा, ये चलती है, ये देखो कि वो जो जो डिफरेंट उस पर वो करते हो। इफेक्ट्स, वैसे तो ये इफेक्ट्स करेंगे लेकिन हम वो उसमें करेंगे, पीपीटीज में करेंगे, ये वहीं पे मजेदार होते हैं। वाटरमार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर्स। पेज बॉर्डर्स सबसे सिंपलेस्ट है, वो ये है कि पेज के ऊपर कौन सा बॉर्डर लगाना है, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। पेज कलर लोग यूज करते हैं, काफी ज्यादा यूज करते हैं, वो पूरे पेज का, आपके पूरे डॉक्यूमेंट का कलर है, ठीक है, कि वो वाइट नहीं है, वो कुछ भी यूज कर सकते हो। वाटरमार्क बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। वाटरमार्क अगर आपको नहीं पता तो वो ये होता है कि मतलब अब इसको अप्लाई कैसे करें, ऐसे ही करें, ये वाटरमार्क होता है, ठीक है। कि अब आप ये मतलब जब इसको प्रिंट भी करोगे या किसी को फाइल दोगे भी तो पीछे ये वाटरमार्क प्रिंट हुआ हुआ नजर आता है। ये तुमने मतलब ये सिक्योरिटी के लिए लगाते हैं कि ये हमारी ही वेबसाइट से फाइल निकली है या हमारे ही हाथ से निकली है। वाटरमार्क में काफ़ी मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये ये ऑनलाइन है और बल्कि कस्टम पे जाओ तो कस्टम पे जाके तुम्हें दो वाटरमार्क्स मिलेंगे, एक पिक्चर का और एक टेक्स्ट का। तो अगर पिक्चर तुमको अपनी लगाना चाहते हो तो ये उसके लिए है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मैंने फाइल सेलेक्ट करनी है और बस आई थिंक, हाँ हाँ, ज़बरदस्त। तो ये मैं अपना लोगो जो है वो बैकग्राउंड में लगा सकता हूँ। वो लग बहुत बुरा रहा है क्योंकि वो वाइट पिक्चर थी, लेकिन बहरहाल वो मतलब आप अपनी कंपनी के लोगोज और इस तरह की चीज़ें जो उस पर डॉक्यूमेंट्स पर लगाना चाहते हो तो वो वाटर मार्क है। अच्छा, ये तस्वीर नहीं लगी हुई, ये तस्वीर बिल्कुल नहीं है, ये वाटर मार्क है कि मतलब आप नॉर्मल काम करते हो और ये पीछे बैकग्राउंड में ये चीज़ एक इंसर्टेड है। पेज बैकग्राउंड इज जस्ट कलर, इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिकली कलर है। लेकिन ये वाटर मार्क और ये चीज़ें, उसने वाटरमार्क ही सिर्फ डिस्कस किया हुआ डिटेल में। तो वाटरमार्क में दो तीन मतलब दो ऑप्शंस प्लीज याद रखना। एक मैं दोबारा दिखाता हूँ, एक तुम टेक्स्ट का वाटरमार्क लगा सकते हो, यानी तुमको टेक्स्ट लिख सकते हो, और एक तुमको पिक्चर लगा सकते हो। ये मैंने पिक्चर लगाई है, टेक्स्ट लिखना है तो मैं लिखता हूँ माय वाटरमार्क, और बाकी मैं कुछ नहीं छेड़ रहा फिलहाल। तो ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा है वो तो मतलब एज अ वाटरमार्क इंसर्ट हो जाता है।
पेज सेटअप ग्रुप इन पेज लेआउट रिबन, सिर्फ नाम पढ़ के समझ लो क्या है। पेज लेआउट का रिबन है और उसमें पेज सेटअप का ग्रुप है। तो पहले तो देखते हैं। तो ये लेआउट का रिबन है और इसके अंदर ये पहले वाला है पेज सेटअप, ठीक है। तो अगेन ये पता होना चाहिए सारा। इसके लिए मुझे दिखाने के लिए आपको वो करना पड़ेगा। चलो वाटर मार्क लगा रहे हैं तो क्या जा रहा है आपका। हम कुछ 2-3 पैराग्राफ्स टाइप कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे मतलब कोई भी एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ्स को पकड़ के आपने कॉलम्स में डालना है, ठीक है। कॉलम्स क्या है? कॉलम्स वो जो अखबार की जिस तरह की वो चलती है कंडीशन, वो मतलब उस तरीके से। तो ये कॉलम्स की ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करके आप कर लो कि आपने कितने कॉलम्स में उसको लेके जाना है। लेकिन मुझे करने देगा, मैं 3 में लेके जाता हूँ। हाँ, ये एग्जैक्टली ये दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो जिस तरह अखबार की खबरें नहीं होती कि वो कॉलम में लिखी होती हैं, तो अगर तुम कॉलम्स के अंदर लाते, और ये मतलब पूरा एक टेक्स्ट है इसमें ही, मतलब अगर मैं इसको टाइपिंग करता हूँ तो ये पूरा एक पैराग्राफ चल रहा है, लेकिन वो है कॉलम्स के फॉर्मेट में। तो अखबार की जो एडिटिंग है वो इस तरह की है कि मतलब ऊपर हेडलाइन है, फिर ऊपर कुछ एक मोटा पैराग्राफ आता है, फिर कॉलम्स में खबर चलनी शुरू हो जाती है। तो वो ये वाली ऑप्शन है पेज सेटअप में कॉलम्स। साइज आई डोंट थिंक इसमें कुछ बताने वाला है। इसका ताल्लुक बेसिकली तो प्रिंटर से है। स्क्रीन पे तो तुम जो मर्जी साइज रख लो, डजेंट मैटर, लेकिन इसका ताल्लुक बेसिकली प्रिंटर से है कि जब तुम प्रिंटर के अंदर ये वाला कागज लगाते हो लीगल वाला, तो फिर तुम्हारा वर्ड का डॉक्यूमेंट भी लीगल होना चाहिए, ताकि प्रिंटिंग एग्जैक्टली वैसे ही आए जैसे तुमने मतलब स्क्रीन पे जैसी देख रहे हो। ओरिएंटेशन सब जानते हैं, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, इसमें कोई खास बात नहीं है। मार्जिन इंटरेस्टिंग है। मार्जिन ये होते हैं कि हमेशा वर्ड के डॉक्यूमेंट में तुम्हें कुछ जगह ऊपर से नीचे से चारों कोनों से खाली जाया होती हुई नजर आएगी। तो मतलब यू कैन मैनिपुलेट इट, आप इसको चेंज कर सकते हो। मतलब एक विजुअल दिखाता हूँ तुम्हें, 1 सेकंड में नजर आना चाहिए। अगर मैं वाइड करता हूँ तो मतलब तुम्हें चेंजेस डायरेक्टली फौरन नजर आएंगी। अब मैं नैरो करूंगा, नैरो के लिए तो नैरो क्या करेगा कि वो सारे उसको इस्तेमाल करेगा, जितनी विड्थ वो इस्तेमाल कर सकता है उतनी विड्थ इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, है ना। सिंपल सिंपल ऑप्शन है, बस पता होना चाहिए कि इधर हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें से ये कॉलम्स वाली है जो जरा मुश्किल होती है। अगेन पेज लेआउट रिबन नहीं है, यानी लेआउट रिबन के अंदर ही चल रहे हैं, पेज सेटअप ग्रुप में ही चल रहे हैं। अच्छा, ये पैराग्राफ का डायलॉग बॉक्स, ये वाला है, ठीक है। ये इस ग्रुप की बात कर रहा है। क्या होएगा ये? क्या ख्याल है, क्या है ये? मैं ड्रॉप कैप भी हटाने लगा हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ें अब नॉर्मली दिखा सकूँ। इंडेंट उस दिन भी बताया था। इंडेंट कहते हैं कि स्पेस कितनी तुम लेफ्ट और राइट साइड से छोड़ रहे हो, ठीक है। तो इंडेंट का मतलब ये होता है कि ये मैं इसको इंडेंट बढ़ाता जा रहा हूँ, मेरा पैराग्राफ लेफ्ट पे जाता जा रहा है, ठीक है। तो इंडेंटेशन ये होती है कि आप मतलब कितनी स्पेस लेफ्ट कॉलम से छोड़ते हो और या राइट कॉलम से छोड़ते हो। और स्पेसिंग ये होती है कि 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में कितनी स्पेसिंग है, ठीक है। कि एक पैराग्राफ से पहले कितनी स्पेसिंग है और बाद में कितनी स्पेसिंग है। ये सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है और ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है। पॉइंट पीटी जो है वो फॉन्ट साइज से निकला है। जो तुम फॉन्ट साइज सेलेक्ट करते हो ना 14, 16, तो वो 16 पॉइंट, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट फॉन्ट होता है। अब एक नापने का तरीका है जैसा सेंटीमीटर और मिलीमीटर है। तो इंडेंटेशन हमेशा याद रखना कि कितनी स्पेस छोड़ रहे हैं, जाहिर बात है लेफ्ट और राइट, सीधी सीधी बात है। और स्पेसिंग ये होता है कि पैराग्राफ से पहले और बाद में कितनी जगह छोड़नी है। इंडेंटेशन लेफ्ट राइट है और ये ऊपर नीचे है। अरेंज ग्रुप बड़ा मुश्किल है, दिखाना बहुत ही मुश्किल है। अरेंज ये है यार, ठीक है। और इसको दिखाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। कोशिश करते हैं, हम ये करते हैं कि हम इस पैराग्राफ को उड़ा देते हैं और हम सिंपल एक पैराग्राफ और
तीन पैराग्राफ रखते हैं। अरेंज का ताल्लुक बेसिकली ग्राफिक्स से है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कहीं पे एक तस्वीर लगाता हूँ, इधर आके, तो तस्वीर कैसे लगाओगे, इंसर्ट में, पिक्चर में, ठीक है। अब ये तस्वीर जैसे लगी है, जरा इसको देखो कि ये कैसे लगी है। ये लगी है डायरेक्ट आके कैसे कहना चाहिए, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल दरमियान में, मैं जिस जगह पे मेरा कर्सर था उस जगह पे आके तस्वीर लगी है। मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। हम कहाँ थे, हम लेआउट में थे। अच्छा, अब जब मैं इस तस्वीर को सिलेक्ट करता हूँ तो मैं इसके साथ कुछ चीज़ें कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको पोजीशन कर सकता हूँ। ये इसकी जो ये टूल टिप लिखी हुई आ रही है, इसको पढ़ते जाओगे तो समझ आएगी कि ये क्या कर रहा है। मैं इसको रैप कर सकता हूँ। रैप का मतलब है कि बेसिक, यार ये से इसको करें, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही कुछ नहीं है। यार ये बटन जो है ना, ये तुम्हारे बटन वैसे चलेंगे ही नहीं। मतलब अगर तुम टेक्स्ट के ऊपर होगे ना, या तुम कुछ टेक्स्ट सेलेक्ट करोगे, तो ये बटन तुम्हारे चलेंगे ही नहीं। ये अरेंज वाले ये बने ही बेसिकली ऑब्जेक्ट्स के लिए हैं, ग्राफिक्स के लिए हैं, ठीक है। और ये अब देखो ना, इसको अगर मैं उठा के ऊपर लेके जाने की कोशिश करता हूँ तो ये ऐसे जाएगा, ठीक है। ये अजीब सा हो जाएगा कि मतलब वो पैराग्राफ के दरमियान में ही चलता रहेगा, लेकिन अजीब सा हो जाएगा। मैं अगर इसको पोजीशन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, पोजीशन भी नहीं करता, मैं रैप करता हूँ। मैं रैप करता हूँ इसको बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट। तो ये तुम्हें नजर आ रहा है क्या हो रहा है कि वो, मतलब अम, अब ये वाटर मार्क तो नहीं है, लेकिन मतलब इट इज प्रीटी मच लाइक अ वाटर मार्क। मैं अब इधर लिख सकता हूँ, ये मेरा चल रहा है, लेकिन तस्वीर जो है वो बिहाइंड चली गई है, वो पीछे चली गई है। फ्रंट पे मेरा टेक्स्ट आ गया है। अब मैं दोबारा तस्वीर को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ उसको कि ब्रिंग फॉरवर्ड या ब्रिंग टू फ्रंट करते हैं। क्या हुआ, नहीं टेक्स्ट सिलेक्ट हुआ। मैं दोबारा डिफॉल्ट इन लाइन में टेक्स्ट चलाया। अच्छा, इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज़ होएगा तुम्हारा, मेरा ख्याल है, वो स्क्वायर होएगा। स्क्वायर से तुम ये कर सकते हो कि इसको उठा के कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो। यानी इसको पैराग्राफ के अंदर ले आओ, बिल्कुल सेंटर में ले आओ पैराग्राफ के, तो वो ये सारा कुछ खुद ब खुद कर देता है ना वर्ड, तुम्हें नहीं करने की जरूरत। तो पोजीशन तो ये है कि तुम किस जगह पे लगाना चाहते हो पैराग्राफ में, लेकिन रैप ये है कि तुम उसको पीछे भेज सकते हो, टेक्स्ट के फ्रंट पे ला सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है गालबन, वो स्क्वायर, जिसमें तुम उसकी डिफरेंट अलाइनमेंट्स सेट कर सकते हो। अब इसमें जो मुश्किल है ना, जो बाकी मुश्किल होती है, वो ये दो ऑप्शन होती है। और ये समझ आनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी किसी ने ग्राफिक्स के साथ काम किया हुआ है ना, तो उसको पता है कि एक तस्वीर में लेयर्स होती हैं, मतलब 3-4 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। किसी भी लेयर को उठा के तुम पीछे और आगे ले जा सकते हो, उससे वो तस्वीर की विजिबिलिटी चेंज होती है। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट सेंटर टॉप डाउन सब वही है। रोटेशन क्या होएगी, रोटेशन वैसे तो तुम इसको, ये जो गोल सा दायरा बना हुआ है, इसको पकड़ के तुम रोटेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो एक तो यहाँ से कर सकते हो, वरना ये ऊपर मेन्यू भी बना हुआ है रोटेट का, उससे भी कर सकते हो। तो कोई भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट करने के बाद तुम उसकी पोजीशन सेट कर सकते हो कि टेक्स्ट में उसको ऊपर रखना है, नीचे रखना है, किधर रखना है। रैप ये बताता है कि उस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या करना है। रैप का मतलब होता है ना वो टेक्स्ट को रैप करना। तो क्या इर्द गिर्द टेक्स्ट लगाना है, नहीं लगाना, छोड़ना है, रैप ये वाली पोजीशन वो करता है। इसमें ये 2-3 ऑप्शंस याद होनी चाहिए, इन फ्रंट, बिहाइंड और स्क्वायर का मतलब। ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड वही है कि तस्वीर को टेक्स्ट के पीछे भेजना, ये सेंड बैकवर्ड है। और फॉरवर्ड करके वापस फ्रंट पे लेके आना। रोटेट यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है, या ये जो ऊपर गोल दायरा बनता है यहाँ से पकड़ के भी रोटेट कर सकते हो। रेफरेंसेस वैसे तो मैंने आपको उसने शायद दिखाए थे, दिखाए थे। इसमें बेसिकली ये टेबल ऑफ कंटेंट्स थी। क्यों क्यों मैंने आपको ये दिखाया था, हाँ, मैंने आपको ये बताया था कि आपने इधर से टेक्स्ट को एज अ हेडिंग वगैरह सेलेक्ट करना है, तो कर लें। और फिर उसकी मदद से टेबल ये मैंने बनाई थी, यार ये आनी चाहिए। जैसे मैं बड़ी तेजी से करता हूँ, ये चैप्टर 1 है मेरी किताब का, ये चैप्टर 2 है, और ये फॉर एग्जांपल चैप्टर 3 है। मैंने सिर्फ लिख दिया है कि ये चीज़ें हैं।
और 3 के अंदर मैं एक और हेडिंग सब हेडिंग डालूंगा 3.1 माय हेडिंग। ठीक है, अब टेबल ऑफ कंटेंट्स कैसे बननी है, ये जो मैंने चैप्टर 1 लिखा है इसको एज अ हेडिंग सेलेक्ट करो। ये हेडिंग 1 मैंने सेलेक्ट कर ली, इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो लेकिन बहरहाल इस वक्त मैं नहीं कर रहा। फिर चैप्टर 2 को फिर चैप्टर 2 को सिलेक्ट करो एज अ हेडिंग और फिर चैप्टर 3 को सिलेक्ट करो एज अ हेडिंग। ये हेडिंग 1 मैंने सेलेक्ट की है सारी। अच्छा, अब उस दिन आपको बताया था कि हेडिंग्स के अंदर सब हेडिंग्स हो सकती हैं, तो सब हेडिंग्स को मैं सिलेक्ट करूंगा हेडिंग 2, फिर हेडिंग 3 कर सकते हो, हेडिंग 4 कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन आप किस लेवल तक जाते हो। पॉइंट ये है कि जब ये सारा कुछ कर चुके होते हो तो फायदा क्या होता है, फायदा ये मिलता है कि रेफरेंसेस पे आके आप टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑटोमेटिकली इंसर्ट कर देते हो। किसी भी चीज़ पे क्लिक करो, ठीक है, और ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स आ जाती है और उसको इट्स क्लिकेबल, आप इस पे क्लिक कर सकते हो और ये आपको सीधा चैप्टर 3 पे ले जाएगी। ठीक है, तो जब अपनी फाइल्स बनाते हो तो उसमें थोड़ी सी हेडिंग्स डाल के ऊपर एक टेबल ऑफ कंटेंट्स डाल देनी चाहिए, मतलब एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाती है। अच्छा, फिर टेबल ऑफ कंटेंट को एडिट कर सकते हो, मतलब इसको अपडेट कर सकते हो। अच्छा, ये अपडेट क्या है, अपडेट ये है कि जब तुम टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाते हो और उसके बाद एडिटिंग करते हो, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हारा चैप्टर, ये तो खैर सारी एक, मतलब जब तुम एडिटिंग करना शुरू करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारा चैप्टर 3 अब एक डिफरेंट पेज पे हो, पहले वो पेज 2 पे था, अब वो पेज 3 पे है फॉर एग्जांपल। तो इस सिचुएशन में तुम टेबल को अपडेट करते हो, सिंगल क्लिक है मेरा ख्याल है, बस यू जस्ट अपडेट द टेबल और वो आपको अपडेट कर देता है। ऐड टेक्स्ट जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन वो ये है कि आपके हेडिंग्स के कितने लेवल्स हैं। मेरी हेडिंग्स के फिलहाल लेवल 1 है जो मेन हेडिंग है, और उसके अंदर एक हेडिंग है सब हेडिंग लेवल 2। वो कितनी हेडिंग्स तक जाते हो। फुट नोट्स अभी आपको पता ही होएगा, तो पता होएगा, वरना नहीं। किताबों के नीचे यहाँ पे छोटे छोटे फुट नोट्स देखे हैं कभी, कि यहाँ पे जैसे ये तो फुटर लगा हुआ है ना, ये तो फुटर है, लेकिन यहाँ पे लिखा होता है 1 और फिर कुछ आगे रेफरेंस लिखी होती है, फिर नीचे लिखा होता है 2 छोटा सा और वो रेफरेंस लिखी होती है, वो फुट नोट्स होती है। फुट नोट्स पता होएगी तो समझ आएगी कि चीज़ क्या है। ये ठीक है, ये इस तरह से होता है कि तुमने, मतलब तुम ये किताब पढ़ रहे हो और ये छोटा सा 2 लिखा होता है या ये छोटा सा 1 ऊपर लिखा होता है। इसमें होता ये है कि उस पेज के एंड पे जाओगे तो ये 1 और 2 की डिटेल्स लिखी होती हैं, इनको फुटनोट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये फुटर नहीं होते हैं। फुटर तो ये होता है ना जो हर पेज पे रिपीट होता है, तो ये फुटनोट्स होते हैं। अब इसके ये फुटनोट्स लगाने के लिए ये जिस मेन्यू के अंदर हम हैं इधर ही काम करना है, तो ये काफ़ी आसान होना चाहिए। तो मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश के ऊपर मैंने फुटनोट लगाना है, तो इंसर्ट फुटनोट, वो खुद ब खुद वहाँ पे 1 लग गया, वो मुझे नीचे ले गया। दिस इज माय फर्स्ट, डन, खत्म। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो फुटनोट्स लोग हाथ से लगाने की कोशिश करते हैं, हाथ से नहीं लगाना, मतलब वो हाथ से इसलिए नहीं लगाना कि जब आप डॉक्यूमेंट में कट पेस्ट करते हो ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको उठा के कहीं और ले जाऊँ अब, तो वो फुटनोट भी चेंज होना चाहिए ना, मतलब फुटनोट भी अगले पेज पे जाना चाहिए, तो वो इसलिए इसको इसी से मैनेज करना चाहिए। ये जो फुटनोट्स का मेन्यू है, इंसर्ट फुटनोट यही करता है, फुटनोट लगाता है, नेक्स्ट फुटनोट नेविगेट करता है, तो सिर्फ तुम्हें आगे आगे ले जाएगा। अगर 10 फुटनोट्स लगे हुए तुम नेक्स्ट नेक्स्ट दबाते जाते हो तो तुम्हें आगे लेके जाता है। शो नोट्स तुम्हें सारे नोट्स दिखाएगा। इंसर्ट एंड नोट आई डोंट नो क्या होता है। इंसर्ट एंड नोट मेरा ख्याल है डॉक्यूमेंट, हाँ इंसर्ट एंड नोट डॉक्यूमेंट के एंड पे है, डिफरेंट सी चीज़ है, मतलब डॉक्यूमेंट के एंड पे अगर तुम कोई हेडिंग लगाना चाह रहे हो। तो फुटनोट अगर तुम्हें दिमाग में क्लियर है ना कि फुटनोट होता क्या है, तो फिर वर्ड में करना बहुत ही आसान है। तुम बस क्लिक करोगे और वो हो जाएगा। फुटनोट और एंड नोट में जो डिफरेंस है
वो भी क्लियर होना चाहिए दिमाग में। एंड नोट एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे कोई लिस्ट लगाता है, और फुट नोट हमेशा 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 एक पेज के नीचे ही आपके फुट नोट्स ऐड करता है। जो डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, जो असाइनमेंट्स बनाते हो, उनमें अगर तुम कवर पेज रखो, टेबल ऑफ कंटेंट्स रखो, फुट नोट्स डालो, सिंपल सिंपल काम है, लेकिन वो ये होता है कि एक नॉर्मल चीज से बहुत बेहतर, बहुत प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट बन जाता है। प्रूफिंग, प्रूफिंग क्या करनी है, ये तो आती है आपको। ये रिव्यू का टैब है। अब ये देखो ना, इसने बाकी ये सारा कुछ नहीं करवाया। ये बड़ी मजेदार चीजें हैं, ये साइटेशंस और बिब्लियोग्राफी जो है ना, ये इतनी काम की चीज है कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन अगेन आपको पता होना चाहिए कि बिब्लियोग्राफी होती होती क्या है और साइटेशंस करते किस तरह से हैं। ठीक है, आप लोगों को तो नहीं मेरा ख्याल जरूरत पड़ेगी, लेकिन जो लोग थीसिस वगैरह लिख रहे होते हैं उनको ये बेतहाशा इसके ऊपर वो काम करते हैं, बिब्लियोग्राफी खुद ब खुद ऐड करते हैं। अच्छा, रिव्यू के अंदर वो आया है, प्रूफिंग के अंदर इधर मैं आपको क्या बताऊं, बस ये आपको पता है, ये 3 ऑप्शंस। स्पेलिंग ग्रामर का भी आपको पता है, रोज यूज करते हो। वर्ड काउंट का भी आपको पता है, रोज यूज करते हो। थिसॉरस क्या होती है, ये भी वैसे करते तो हो यूज, लेकिन पता नहीं शायद। थिसॉरस ये होती है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूं तो ये कुछ आता है, सिनोनिम्स करते हो ना यूज। एक वर्ड के सिमिलर वर्ड, सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिमिलर वर्ड्स। तो कई दफा वर्ड्स चेंज करते हो, कई दफा उनका मीनिंग देखने के लिए यूज करो, ये थिसॉरस से आ रहे होते हैं। थिसॉरस को एक डिक्शनरी की तरह समझ लो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक बिल्ट इन डिक्शनरी मौजूद है जिससे ये सारा काम हो रहा होता है। असल में बात ये है कि अब आप लोग, हर चीज़ आपको गूगल में मिल जाती है ना। आपने कुछ भी, किसी वर्ड का मीनिंग देखना हो, किसी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन देखनी हो, तो वो सब कुछ आपको गूगल में मिल जाता है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था, मतलब, तो वर्ड के अंदर ये फीचर्स बिल्ड करने से बड़ा फायदा होता था। वरना आज से 10-15 साल पहले आपको करना ये पड़ता था कि आप जब एक डॉक्यूमेंट में कोई इस तरह का लफ्ज देखते थे कि जैसे यार ये क्या लफ्ज है, इसका क्या मतलब है, तो इस लफ्ज को उठा के फिर आप डिक्शनरी खोलते थे। ठीक है, डिक्शनरी खोलते थे हाथ से और फिर उसमें से मीनिंग देखते थे, या कुछ इस तरह से करते थे। तो इसका थिसॉरस का बनाने का मेन मकसद ये था कि वो डिक्शनरी पूरी की पूरी वर्ड के अंदर डाल दो। अब वो मसला रहा ही नहीं। अब आप हर चीज़ पे राइट क्लिक करते हो और ऑनलाइन ले जाते हो उसको, तो वो थोड़ा सा उसकी वैल्यू शायद खत्म हो गई है। अगेन ऑप्शंस का बस पता होना चाहिए किधर किधर है, तो दैट्स इट। इसमें और क्या बंदा करे, वर्ड काउंट डिस्प्ले तो वर्ड नहीं, कुछ नहीं कर सकते आप। ये मैंने तो कभी यूज नहीं किया। खैर, लैंग्वेज ग्रुप देख लेते हैं। तो हम रिव्यू के रिबन में हैं और यहाँ पे ये लैंग्वेज है। ठीक है, तो अच्छा, इसीलिए यूज नहीं किया ना, कि मतलब हमने क्या करना है ट्रांसलेट करके। लेकिन बहरहाल अगर ट्रांसलेट करना है किसी और लैंग्वेज में तो ये यूज करते हो। और लैंग्वेज में क्या होएगा, अच्छा इसमें सिर्फ ये है कि वो लैंग्वेज में ना, लैंग्वेज की सिलेक्शन है। आप वर्ड को बता रहे हो कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने लिखा है ये किस लैंग्वेज में लिखा है। क्यों बता रहे हो, ताकि जब वो थिसॉरस के अगेंस्ट स्पेलिंग्स चेक करे तो उसको पता होगा कि उसने किस लैंग्वेज के अगेंस्ट स्पेलिंग चेक करने हैं। अगर स्पेनिश में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट तो उसको यहाँ पे बताओगे ना कि स्पेनिश है, ताकि वो स्पेनिश डिक्शनरी से चेक करे, वरना वो सारा कुछ गलत ही बताता रहेगा। और ट्रांसलेट इस ट्रांसलेट, ये पता नहीं, मैं इंटरेस्टेड हो गया हूँ कि ये चलता भी है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये चलेगा। हाँ, मेरे पास मतलब ये किसी ट्रांसलेटर सर्विस को पकड़ेगा जाके इंटरनेट पे, और हाँ वही है, एट द एंड ऑफ द डे वही है, इंटरनेट से ही करेगा। आ, मतलब अगर कभी आपको पता नहीं जरूरत पड़ती है या नहीं, लेकिन बहरहाल ये गूगल की सर्विस है बहुत अच्छी। ठीक है, यू राइट एनी थिंग सम लॉरम, और वो उसको ट्रांसलेट करता है, तो डिटेक्ट भी खुद ही करता है कि लैटिन लिखी हुई है, और उसको फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। वेरी वेरी यूजफुल, बड़ी जगहों पे बड़ा यूज़ होता है। बल्कि अब तो ऐसे गूगल एक टूल बना रहा है, बन चुका है एक्चुअली, लेकिन अभी उसने उसमें डाला नहीं है जीमेल में। वो टूल ये है कि मैं तुम्हें उर्दू में बोल रहा हूँ, ठीक है, और अगर तुम्हें उर्दू नहीं आती, तुम्हें फॉर एग्जांपल स्पेनिश आती है सिर्फ, तो तुम्हें स्पेनिश में आवाज़ आ रही है, ट्रांसलेट हो गए। ठीक है ना, वो मतलब वॉइस की ट्रांसलेशन रन टाइम के ऊपर कर रहा है।
टूल बन चुका है, लेकिन वो अभी तक इसमें मीटिंग्स में और जीमेल में उसने डाला नहीं है, टेस्टिंग में आई गेस। यार ये ऐसे ही है, बस ये यही है। बंदा क्या करे। अ, तो ऑप्शंस प्लीज याद कर लेना। लैंग्वेज क्या करती है, जिसमें तुम डिफॉल्ट लैंग्वेज बताते हो वर्ड को कि भाई हम फलानी लैंग्वेज में काम करेंगे, तुमने फलाने थिसॉरस से चेक करना है। और ट्रांसलेट ऑब्वियसली उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करेगा किसी और लैंग्वेज के अंदर। कमेंट्स इज वेरी यूजफुल। एक ज़माने में व्यू वाले इसको बहुत इस्तेमाल करते थे आपकी असाइनमेंट्स पे, अब नहीं करते। जैसे अब भी करते हैं मेरा ख्याल है, लेकिन कम करते हैं। कमेंट्स ये है कि आपने एक डॉक्यूमेंट बना के किसी को दिया है चेक करने को, कि भाई चेक कर ठीक है या नहीं, या कुछ सजेशंस दो उसके ऊपर। तो वो सजेशंस ऐसे नहीं देता था कि वो डॉक्यूमेंट के अंदर जाके यहाँ पे कुछ चीज़ चेंज करके कुछ कर दे, वो कमेंट्स ऐड करता था। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उसको ये लफ्ज़ अच्छा नहीं लगा तो वो इसको हाईलाइट करता है और कहता है कि मैं यहाँ पे न्यू कमेंट ऐड करूँगा, चेंज दिस वर्ड प्लीज़। ठीक है, मुझे ये वर्ड नहीं अच्छा लगा, मैंने कहा जी ये इसको मैंने सेलेक्ट किया और मैंने न्यू कमेंट डाला, दिस इज़ नाइस वर्क, समथिंग लाइक दैट। तो कमेंट्स ये होते हैं कि आप डॉक्यूमेंट को ख़राब नहीं करते जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, लेकिन उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे देते हो। अच्छा, जब ये फाइल वापस उसके पास जाती है जिसकी है, मतलब जिसने ये काम किया हुआ है, वो देखता है कि अच्छा ये कमेंट आया है, उसको अब उसको वो कहता है मैंने नहीं वर्ड चेंज करना, और वो मतलब कहता है कि ये ख़त्म करो बात, ये वो कमेंट को ख़त्म कर दो। इसको वो देखता है और मतलब वो कहता है इसका कुछ करना है, हाँ, तो इस पे वो रिप्लाई कर देता है कि नो आई डोंट रियली लाइक इट, जो भी है। मतलब ये कोलैबोरेशन है कि मतलब आप 5-6 लोगों की टीम एक डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर काम कर रही होती है, तो एक ऑथर होता है जिसने एक्चुअली लिखी है, बाकी उसमें सजेशंस दे रहे होते हैं, कमेंट्स दे रहे होते हैं, इस तरह से। और मतलब इट्स अप टू यू, आपने इसको वैसे तो इसको ख़त्म करते नहीं है कमेंट्स को, क्योंकि ये हिस्ट्री होती है, लेकिन अगर ख़त्म करना हो तो आई गेस बस डिलीट ऑल कमेंट्स इन डॉक्यूमेंट, ख़त्म। लेकिन करते नहीं है यूजुअली वो, क्योंकि हिस्ट्री मेंटेन होती है, पता चलता है किसने क्या क्या सजेशंस दिए हैं एंड सो ऑन। तो कमेंट लगाना, कमेंट डिलीट करना, प्रीवियस नेक्स्ट सिर्फ, अच्छा वो मैंने दिखाया नहीं बटन आपको, लेकिन बहरहाल यहाँ पे 2 बटन है प्रीवियस नेक्स्ट। वो सिर्फ ये है कि कमेंट्स के अंदर से गुजरेंगे, एक कमेंट 2 कमेंट, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, अगले अगले कमेंट्स पे वो जंप करता जाएगा। ये भी यूज़फुल चीज़ है, लेकिन ये उसने करवाई नहीं है, और ये थोड़ी सी वो है, इन्वॉल्व है कमेंट ही, लेकिन वो मतलब एक कॉम्प्लेक्स किस्म का कमेंट है, इसमें तुम इमेजेस भी लगा सकते हो और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। हौसला रखना, बस जान छूट जाएगी जल्दी, मेरी भी आती है यार, ये मुझे नहीं आता। ट्रैकिंग एंड चेंजिंग ग्रुप, कोशिश करते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, ट्रैक चेंजेस, मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, मुझे करना नहीं आता, मैंने किया कभी इस पे वर्ड पे। ट्रैकिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप एक अगर डॉक्यूमेंट के ऊपर ट्रैकिंग लगा देते हो, ठीक है, तो जब से आप ट्रैकिंग लगाते हो उसके बाद से हर चेंज जो उसके अंदर डॉक्यूमेंट के अंदर होती है वो रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने आके इस लफ्ज़ को चेंज करके अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है, तो ये एक्टिविटी रिकॉर्ड होएगी, ये ट्रैकिंग होएगी, वो ट्रैक करेगा कि हाँ भाई ये इस बंदे ने इतने बजे ये हरकत की है डॉक्यूमेंट के ऊपर। क्योंकि एंड पे तो आपको सिर्फ रिजल्ट ही नजर आ रहा होता है ना, आपको नजर आ रहा होता है कि ये अंडरलाइन हुआ हुआ है लफ्ज़, बस खत्म बात। तो ट्रैकिंग ये करती है कि उसको ऑडिट करती है, एक तरह से बताती है कि भाई ये काम इस वक्त हुआ है, इस यूजर ने किया है, ठीक है ना। आई रियली डोंट नो कि हम, मैंने अब ट्रैकिंग ऑन कर दी है, अच्छा मैंने अब ट्रैकिंग ऑन कर दी है, ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या करता है। और इस पर क्लिक करूंगा तो हिस्ट्री आनी चाहिए, नहीं मतलब ट्रैक चेंजेस यही कर रहा है कि वो अब ये निशान लगाता जा रहा है कि भाई फलान, लेकिन इसमें बड़ी डिटेल आनी चाहिए, इसमें तो मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये आप खुद ही लड़ेंगे और गूगल के साथ लड़ेंगे, है वही, लेकिन वो हिस्ट्री क्यों नहीं दिखाता फिर, उसका जो मज़ा है एक्चुअली किसने क्या किया है वो सही वही है। अब ट्रैक चेंजेस करते क्यों हो, क्योंकि ये, अच्छा फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में अब ये चेंजेस हुई हैं और यहाँ पे कुछ और चेंजेस कर देते हैं, ठीक हो गया जी, ये 2 चेंजेस हुई हैं। अब कॉन्सेप्ट यही है कि
कोई बंदा एंड पे बैठ के हाँ ये यार ये ढूंढ रहा था, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है ना कि सैयद माजिद हसन ने इतने बजे ये चेंज की है, ये ट्रैकिंग है, ठीक है, इधर भी आएगा, ठीक है, कि इतने बजे इस यूजर ने फलानी चेंज की है। अच्छा, अब जो डॉक्यूमेंट का ओनर होता है उसके पास चॉइस होती है, वो इस चेंज को एक्सेप्ट कर सकता है या रिजेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो मैं इस चेंज को पकड़ता हूँ और मैं इस चेंज को पकड़ के एक्सेप्ट करता हूँ, तो वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब वो मेरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन गया चेंज। तो ट्रैकिंग चेंजेस में डिफरेंट यूजर्स एडिट करते जाएंगे, चेंजेस होती जाएंगी, आपके पास पूरी हिस्ट्री होगी कि फलाने बंदे ने ये चेंज की है, और देन आप फाइनली एज अ रिव्यूअर, एज एन ऑथर, आप उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर। अगर मैं इसको रिजेक्ट करूंगा तो ये उड़ जानी चाहिए, ठीक है, वो चेंज खत्म। और वो कह रहा है कि अब कोई ट्रैक चेंजेस तुम्हारे पास नहीं है, फिर कुछ 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 चेंज होएगी, फिर वो आएगा, फिर अगेन मैं देखूंगा और फिर मैं उसको कहूंगा कि हाँ जी एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या करेगा, उसको मेरे डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना देगा। क्यों नहीं किया, वो एरर ये है कि आगे कोई बची नहीं है, खत्म हो गया। बट रियली मुझे उसका ज़्यादा पता नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं की। ट्रैक चेंजेस का कॉन्सेप्ट 100% वही है जो मैंने आपको दिया है, कि डॉक्यूमेंट के अंदर चेंजेस को रिकॉर्ड करते जाओगे, साथ ऑडिट बनता जाएगा, फलाने बंदे ने ये किया, फलाने बंदे ने किया, देन यू फाइनली हैव द चॉइस कि आप उसको एक्सेप्ट करो या रिजेक्ट करो। शो मार्कअप, मार्कअप कहते हैं उसको, या ये इस बेसिक डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ भी चीज लग जाएगी ना तो वो मार्कअप है। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा जैसे कमेंट्स याद करो, कमेंट्स क्या थे, वो डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लगे थे, वो उसके ऊपर लग गए थे एक तरह से, मतलब अंदर तो उसके ये टेक्स्ट लिखा हुआ ना सारा डॉक्यूमेंट के, तो कमेंट्स उसके ऊपर से एक लेयर लग गई थी समझो। तो मार्कअप कोई भी ऐसी चीज होती है जो डॉक्यूमेंट के स्ट्रक्चर को नहीं तोड़ती, उसके ऊपर एडिशनल एक चीज लग जाती है। एक्सेप्ट रिजेक्ट का हमें पता है, प्रीवियस नेक्स्ट का हमें पता है। एक्सेप्ट करोगे तो वो डॉक्यूमेंट का हिस्सा बन जाएगी, रिजेक्ट करोगे तो डिलीट हो जाएगी। आप अगर आप तो नहीं करते, आपकी असाइनमेंट सिंपल होती हैं कि आप असाइनमेंट बनाते हो, सबमिट कर देते हो, लेकिन अगले सेमेस्टर्स में जाओगे तो कुछ ऐसी असाइनमेंट्स होंगी कि जिसमें आप सबमिट करोगे तो वो उसके बाद वो टीचर आपको वापस करेगा कमेंट्स लगा के कि इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, इसको ठीक करो, फिर आप वो चीज़ें चेंज करोगे, फिर उसको वापस भेजोगे और फिर वो देखेगा कि हाँ भाई ठीक है या नहीं है। तो जब आप वो एडिटिंग करते हो ना, तो उसने पीछे ट्रैकिंग ऑन की होती है। अब जब दोबारा फाइल उसके पास जाती है तो वो पूरी फाइल दोबारा नहीं पढ़ता, वो सिर्फ उन चेंजेस को दोबारा देख लेता है और एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देता है, और फिर उस पर आपकी असाइनमेंट का रिजल्ट आ जाता है। ये ऑप्शंस यूज करना, ट्रैकिंग भी और ये जो पिछला भी हमने किया है, कमेंट्स वगैरह, ये आप उस वक्त तक नहीं कर सकते जब तक आप कोलैबोरेशन ना कर रहे हो। अगर आप एक कंप्यूटर पे एक सिंगल बंदा बैठ के सारा काम कर रहा है ना, तो फिर ये चीज़ें नहीं यूज़फुल बिल्कुल। ये वहाँ पे यूज़फुल है जहाँ पे 8-10 लोग एक डॉक्यूमेंट के ऊपर, एक चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ बढ़ती जा रही है। कंपेयर एंड प्रोटेक्ट, इधर पहुँच गए हम, रिव्यू रिबन में कंपेयर एंड प्रोटेक्ट, यहाँ पे हैं आप, एंड पे हैं बिल्कुल। तो कंपेयर एंड प्रोटेक्ट, कंपेयर इज जस्ट कंपेयर, मतलब क्या इसमें मैं कहूँ, कंपेयर क्या कहता है, कंपेयर टू वर्जन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, सेम डॉक्यूमेंट की दो वर्जन। वर्जन का मतलब ये है कि पहले कुछ चेंजेस हुई, उसके बाद फिर उसके अंदर कुछ चेंजेस हुई, और उन दोनों चेंजेस को आप कंपेयर करना चाहते हो कि डिफरेंसेस क्या क्या है, तो वो कंपेयर है। और कंबाइन मीन्स के दो वर्जन को कंबाइन करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाना। इससे ज्यादा ये आप कहाँ यूज करोगे, ये मुश्किल है। ये आप यूज कर सकते हो ऑथर्स को ब्लॉक करना और एडिटिंग रिस्ट्रिक्ट करना। रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग क्या है कि आप मतलब फाइल को लॉक कर दोगे कि वो अगला यूजर सिर्फ रीड कर सकता है, उसको चेंजेस नहीं कर सकता। और ब्लॉक ऑथर्स मेरा नहीं पता मेरा चल क्यों नहीं रहा, मेरा ख्याल है मेरे कंप्यूटर पे यूजर्स कोई नहीं है, शायद इस वजह से नहीं चल रहा। लेकिन ब्लॉक ऑथर्स ये है कि कौन कौन से लोग, कौन कौन से यूजर्स इस डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। ब्लॉक ऑथर्स उसका भी नहीं चल रहा, ये क्या चक्कर है। अब वो यही चक्कर है कि वो जिस कंप्यूटर पे ये इंस्टॉल्ड है उस पर यूजर्स कोई नहीं है, तो वो ऑप्शन है नहीं।
व्यू रिबन तो आपको आना चाहिए, और बस यहाँ पे हम रुक जाएंगे। अब ये पावर पॉइंट है, इसके ऊपर यूजली आपको असाइनमेंट भी आती है, लेकिन अब टाइम ही नहीं बचा असाइनमेंट का मेरा ख्याल है, तो अब तो नहीं असाइनमेंट आएगी, ये नेक्स्ट टाइम शुरू करूँगा। और ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ व्यू का रिबन, ये है जी व्यू का रिबन जी, आपके ऊपर इसलिए छोड़ता हूँ कि इसमें कुछ नहीं है, ये व्यू है सिर्फ। व्यू का मतलब है कि आप उसको देखना डॉक्यूमेंट को किस तरीके से चाह रहे हो। मेनली जो चीज़ इस्तेमाल होती है वो ये दो तीन मोड्स, दो तीन लेआउट्स इस्तेमाल होते हैं, रीड का और वेब का। मैं रीड में जाता हूँ, ठीक है, तो रीड का ये व्यू है, विच मीन्स कि वो साइड ये प्रॉपर रीडिंग व्यू है, विच मीन्स कि इसमें कोई टूल बार्स नहीं है, कुछ नहीं है, बस लिटरली पेजेस साइड बाय साइड पड़े हुए हैं और मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो ये रीडिंग का व्यू होता है। फुल स्क्रीन चला गया हूँ, बाहर इसमें कैसे आना है, एस्केप दबा के। तो रीड के व्यू में सिर्फ मतलब तुम्हें नजर आ गया क्या है, वो फुल स्क्रीन पे सिर्फ बुक तुम्हारी पड़ी हुई है और कुछ नहीं है। वेब लेआउट में काफी कुछ होता है, लेकिन मेनली जो फर्क होता है वो ये है कि ये जो पेज ब्रेक्स होती है ना, ये खत्म हो जाती है। क्योंकि वेब पे तुमने देखा होगा कभी भी पेज ब्रेक नहीं होती, पेजेस नहीं होते वेब पे, वो पूरी एक पूरी लंबी कहानी चलती है एक ही पेज पे। तो वेब में बेसिकली ये है, वर्टिकल साइड टू साइड वही है जिस तरह हमने प्रिंट और उसमें किया, बल्कि कर लो तो साइड टू साइड में ये व्यू आ जाएगा, ठीक है। ये किताब की तरह सफ़ा आपका आगे पीछे जाता है। और रूलर्स वगैरह आई डोंट थिंक कि कुछ ज़रूरत पड़ती है, लेकिन बहरहाल अगर करो, रूलर ऑन करो अगर, तो आपको ये ऊपर रूलर नज़र आ जाएगा, ठीक है। अगेन वेरी यूजफुल जब प्रिंटिंग कर रहे हो या कोई वो उसके साथ कुछ सेंसिटिव काम कर रहे हो, ग्राफिक्स के साथ, ठीक है ना। मैं रूलर ऑफ करता हूँ। जूम है, वन पेज मल्टी, मतलब ये देख लेना ऑप्शन, ये व्यू से ताल्लुक रखती है, सिर्फ लिटरली के डॉक्यूमेंट को देखोगे किस तरह से, चेंजेस कोई नहीं होएंगी, सिर्फ डॉक्यूमेंट को देखोगे किस तरह से। ये तीन ऑप्शंस काम करती हैं अगर तुम्हारे पास बहुत सारी वर्ड की विंडोज ओपन है। अगर तुम्हारे पास 5 विंडोज ओपन है वर्ड की और तुम सिर्फ ये अरेंज ऑल दबा देते हो, तो स्क्रीन पे तरतीब से पांचों विंडोज लाइन से लग जाती हैं। इसको प्लीज पढ़ लेना बस। ऑप्शंस काफ़ी हैं लेकिन हैं बड़ी सिंपल। कल प्रेजेंटेशंस, परसों एक्सेल, और आखिरी दिन वेब, और अल्लाह खैर सर। ठीक है भाई, जी सर। बहुत शुक्रिया। सर वो आपसे मैथ के कुछ क्वेश्चन पूछने हैं।